गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें कंपनी सत्ता का उद्भव और विकास। देखिए, भारत के अंदर जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो लगभग की कौन सी शताब्दी में हुई थी? 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। यानी जो 17वीं शताब्दी है उसके अंदर ब्रिटिश सत्ता का आरंभ हुआ था। तो इससे पहले क्या है, ब्रिटेन के सत्ता धारण करने के साथ साथ जो विभिन्न राज्य थे उसके अंदर क्या है, जो अन्य शासकों के शासन भी थे। और इससे पहले जो अनेक जो मुगल हुए थे उन्होंने भी कई प्रकार से यहाँ पर जो है शासन व्यवस्था अपनाई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की। 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध का मतलब होता है अंतिम वर्षों के दौरान जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी वहां पे क्या थी, ये अस्थिर थी। अस्थिर का मतलब क्या होता है, यानी बहुत से ऐसे शासक थे जो सत्ता पाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। स्थायी तौर पर किसी का जो है वो शासन नहीं था, क्योंकि औरंगजेब जो था, औरंगजेब अंतिम मुगल शासक था। औरंगजेब अंतिम मुगल शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में अंतिम मुगल शासक औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई थी, और वह एक आखिरी और अंतिम जो है ताकतवर मुगल शासक था। उसके बाद जो शासन व्यवस्था थी तो बहुत से जो उसके उत्तराधिकारी थे वो सत्ता को पाने के लिए आपस में क्या थे, लड़ते झगड़ते रहे। औरंगजेब की जो मृत्यु के 50 वर्ष के दौरान, उसके बाद यानी उसकी मृत्यु के 50 वर्षों के बाद एक के बाद एक जो 9 मुगल शासक हुए थे, 9 मुगल शासक हुए थे, जिनका शासन क्या है, पूर्णतः स्थिर नहीं था। ये अब सत्ता के लालच में जो आपस में लड़ते और झगड़ते रहे। किसी ने अपने भाई के साथ जो है गद्दारी की या अपने भाई को मार डाला, यानी सत्ता के लालच में ये अपने परिवार को ही खत्म करने पे तुले हुए थे या लगे हुए थे। क्या है, केंद्र के जो उत्तराधिकारी थे उनके कमजोर होने के बाद जो अवध, बंगाल और दक्कन, इन क्षेत्रों के अंदर जो मुगल गवर्नरों ने अपने शासकों को, ये जो केंद्रीय सरकार के प्रभुत्व के में अपने आप को क्या थे, नियंत्रण किया और स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी इन क्षेत्रों के अंदर जो मुगल शासकों के जो गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सारा जो राज्य व्यवस्था थी वो अपने हाथ में ले ली। इसके बाद में जो भारत की, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, या जो धन संपदा थी उसको देखते हुए इसमें क्या है, कई बार जो है बाहरी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किए थे, और उन्हीं आक्रमणों में था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो कि एक अफगान शासक था, जिसने जो है भारत पर आक्रमण किया था, और यहाँ आकर उसने क्या है, काफ़ी मात्रा में जो धन संपदा थी उस पर लूटपाट की थी, धन संपदा को जो है हानि पहुंचाई थी। और इसके बाद में 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद में 1747 से लेकर 1767 ईस्वी तक जो है
मध्य भारत के अंदर, मध्य भारत के अंदर एक अन्य जो शासक हुए थे वो थे अहमद शाह अब्दाली। कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भी क्या है, काफ़ी बार जो है भारत पर आक्रमण किया और यहाँ की जो आर्थिक और जो सैन्य शक्ति थी वो क्या है, इससे काफ़ी मात्रा में प्रभावित हुई थी और इससे विदेशी जो आक्रमणकारी थे या विदेशों के आक्रमण के जो रास्ते थे उनके द्वारा क्या है, खुल गए थे। तो अब हम बात करते हैं भारत के अंदर जो पुर्तगाली थे। सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाल शासकों ने जो है शासन किया था। तो भारत में पुर्तगाल प्राचीन भारत से भारत के जो है पश्चिमी देशों के साथ क्या थे, वाणिज्य यानी व्यापारिक जो संबंध थे वो क्या थे, काफ़ी मात्रा में अच्छे थे। सशक्त नौसेना के अभाव के अंदर जो मुगल शासक थे यहाँ पे कमज़ोर पड़ गए थे और समुद्री जो तट थे उनकी रक्षा करने में वो क्या थे, नाकामयाब हो गए थे या फिर वो असमर्थ हो गए थे। यानी उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो क्या थी, कमज़ोर हो गई थी। इसलिए बाहरी जो आक्रमणकारी जो लोग थे या शासक थे उनका वो सामना नहीं कर पाए। और प्राकृतिक संसाधनों पर, इसलिए जो भारत के जो प्राकृतिक संसाधन थी, जो धन संपदा थी, उससे आकर्षित होकर जो बाहरी व्यापारियों ने यहाँ भारत पे आक्रमण किया और इनमें से थी यूरोपीय ताकतें। जो यूरोपीय जो ताकतें थी उन्होंने यहाँ की समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण बनाया और समुद्री तट पर जो आसानी से क्या है, रास्ता ढूंढ लिया और भारत पर क्या है, 15वीं शताब्दी के आर पार, इसमें जो है 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के जो आखिरी दशक थे यहाँ पे अनेक जो बाजार थे क्या थे, खुल गए थे और किससे आकर्षित होकर, भारतीय धन संपदा से आकर्षित होकर। और जो यूरोपीय शासकों में सबसे पहले वास्को डी गामा नामक एक व्यक्ति था जो एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डी गामा ये एक क्या था, पुर्तगाली नाविक था। पुर्तगाली नाविक था जो 20 मई 1498 20 मई 1498 में भारत के समुद्री तट पर कालीकट में पहुंचा था। किस स्थान पे? कालीकट नामक जो समुद्री पतन था वहाँ पे पहुंचा और इसके साथ साथ इसके पास क्या थे, 4 जहाज थे। 4 जहाजी जो बेड़े होते हैं वो उसके साथ और 118 सैनिक थे। यानी जब इसने वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली नाविक था, इसने 20 मई 1498 में कालीकट नामक भारतीय तट पर जो है प्रवेश किया था और 4 जहाज़ों और 118 यात्रियों यानी सैनिकों के साथ यहाँ पे पहुँचा था। तो इसके पहुँचने पर भारतीय राजा जो जैमोरिन थी, भारतीय राजा जैमोरिन ने क्या है, इनका का जो अच्छी तरह से स्वागत किया था। किसके पहुंचने पर? वास्को डी गामा की। और जैमोरिन एक क्या था, एक हिंदू शासक था। हिंदू शासक था जो वास्को डी गामा के आने पर इसका जो है इसने भव्य स्वागत किया था। अब क्या था, पुर्तगाली जब भारत में, पुर्तगाल के जो शासक थे उन्होंने भारत में कोचीन, गोवा,
दमन व द्वीप, यहाँ पर इन्होंने अपनी क्या है व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, क्योंकि जितने भी बाहरी जो विदेशी जो शासक थे वो भारत के अंदर व्यापार के उद्देश्य से आए थे, और यहाँ की जो प्राकृतिक जो धन संपदा है उसको देखकर उन्होंने यहाँ पे जो अपनी स्थायी जो व्यापार है स्थापित कर लिए थे। तो जब 1498 में भारत जब पहुंचा वास्को डी गामा, इसी के साथ साथ 1492 में स्पेन का एक नागरिक था, स्पेनिश एक नागरिक था जो जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, या कोलंबस के नाम से उसको भी जानते हैं, जो 1492 में भारत की खोज में निकला था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कोलंबस था वो 1492 में भारत की खोज पर निकला था, लेकिन 1492 के अंदर अमेरिका पहुंच गया था। कहाँ पहुंच गया था? यानी समुद्री रास्ते से होता हुआ वो अमेरिका पहुंच गया था, और इसी प्रकार क्या है अमेरिका की जो है वो खोज हुई थी। तो भारत में जो पुर्तगाली शासन के बाद में आता है डच जो शासक थे। भारत में डच लोगों का शासन, क्या है दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो मसालों का जो व्यापार होता था वो क्या था सबसे ज़्यादा था, क्योंकि भारत के अंदर मसाले जो थे वो काफ़ी मात्रा में पैदा होते थे। यहाँ पे जो मसालों का जो उत्पादन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ की जो मसालों के बाज़ार थे उससे आकर्षित होकर डच भी क्या है भारत में पहुँचे थे, और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ स्थापना हो गई थी। डच ईस्ट इंडिया 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी, फैक्ट्रियां जो स्थापित की थी वो थी मसूलीपट्टनम, इसके साथ साथ पुलिकट, सूरत और पटना और कोच्चि, इन क्षेत्रों में इन्होंने अपने क्या है व्यापारिक जो केंद्र है या जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे स्थापित की थी। वे यहाँ से क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, सूती कपड़ों का जो है व्यापार करते थे, सूती कपड़े। इसके साथ साथ जो कच्चा जो रेशम था उसका व्यापार भी वो यहाँ से करते थे, और अफीम और नील की खेती उस समय क्या है बहुत जो है प्रसिद्ध हुआ करती थी। नील का उत्पादन भी क्या है भारत के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ में नील का उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, तो इन मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, करिकल, पटना, कोचीन यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। इसके साथ उन्होंने जो सूती कपड़े का व्यापार भी यहाँ से, रेशमी कपड़े यानी कच्चा रेशम के तौर पर यहाँ से जो माल खरीदा जाता था और बाहर देशों में भेजते थे, और अफीम और नील का भी यहाँ से उत्पादन होता था।
अब जिन क्षेत्रों के अंदर जो फैक्ट्रियां स्थापित की, व्यापारिक जो केंद्र थे, फैक्ट्रियां जहां पे स्थापित होती थी, उनको क्या बोला जाता था? फैक्टर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फैक्टर। अब 17वीं शताब्दी के दौरान जो डच मसालों के व्यापार में अपना उन्होंने क्या है, एकल अधिकार स्थापित कर दिया था। एकल अधिकार, एक या यानी पूरे जो मसालों का जो व्यापार था उस पर अपना जो अधिकार उन्होंने कर लिया था। कब? 17वीं शताब्दी के अंदर। अब उन्होंने भारत के साथ साथ इसके जो दूसरे क्षेत्र थे, सुदूर क्षेत्र थे, जो पास जो स्थित क्षेत्र थे, वहाँ से उन्होंने अपने जो व्यापारिक जो है संबंध बनाए। इसके बाद में उन्होंने भारत से जो सुमात्रा, जावा और जो मोलुकोस जो द्वीप थे, सुमात्रा, जावा और मोलुकस द्वीप थे, जहाँ से इन्होंने काली मिर्च का जो है व्यापार शुरू किया था। काली मिर्च और जो मसाले थे, काली मिर्च और मसाले थे, इन व्यापारिक क्षेत्रों पर इन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और 1623 ईस्वी के अंदर, 1623 ईस्वी में मसालों के द्वीप, मसालों का एक प्रमुख द्वीप था जिसे अम्बोयना कहा जाता था। अम्बोयना किस नाम से जानते थे? अम्बोयना के नाम से जानते थे। अंग्रेजों को निकालने के लिए यहाँ से इन्होंने, जो डच शासक थे, इन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को निकाल दिया था। जब डचों ने भारत पर एकाधिकार स्थापित किया, जब डचों ने भारत पर एकाधिकार स्थापित किया और जो अपने द्वीपीय जो क्षेत्र थे, आसपास के जो एरियाज थे, उस पर अपना जो व्यापारिक जो केंद्र स्थापित किया, तो यहाँ की जो डच सरकार थी, यहाँ की डच सरकार ने क्या है, इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। डच सरकार ने इसका विरोध शुरू कर दिया और डच सरकार के विरोध शुरू करने के साथ साथ ही क्या है, यहाँ कंपनी के मामलों पर उन्होंने अधिक दबाव डाला और सरकार के इस रवैये के कारण या इस फैसले के कारण यहाँ कंपनी क्या हो गई, नुकसान में आने लगी और यहाँ से इनका पलायन हो गया। इसके बाद में भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता, यानी ब्रिटिश जो शासन है, उसका उदय वो है किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।